हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक संचयन से फर्स्ट चैप्टर गिल्लू, जिसकी राइटर है महादेवी वर्मा जी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही एक पौधा है जिसमें पीले रंग के फूल खिले होते हैं। तो लेखिका क्या कहती हैं कि सोन जूही का जो पौधा है उसमें आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, और जैसे ही उन्होंने पीली कली को देखा तो उसे देखकर अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, यानी एक छोटे से जीव का याद आ गया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। लेखिका को किसकी याद आ गई? उस छोटे से जीव की याद आ गई जो सोन जूही की लता के घने हरितिमा यानी घने हरियाली में छिपकर बैठ जाता था, और फिर जैसे ही लेखिका उसके नज़दीक पहुंचती थी वो कंधे पर कूदकर लेखिका को चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लेखिका यहाँ कहती है कि उस वक्त जब वो जीव मेरे साथ रहता था तो मुझे उस पौधे पर कली की खोज रहती थी कि कब कली खिलेगी, लेकिन आज उसी पौधे पर मुझे उस लघु प्राण यानी कि उस छोटे जीव की खोज रहती है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। अब लेखिका ये कहती हैं कि अब चूँकि मैं इस पौधे पर उस छोटे जीव की खोज करती हूँ, लेकिन अब तक तो वो इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। इसका मतलब ये है कि उस छोटे से जीव की समाधि उसी सोन जूही जड़ के पास बना दी गई थी। इसलिए यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि अब तक वो मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। फिर ये कहती हैं, लेखिका कहती हैं कि पता नहीं, हो सकता है कि वो जो छोटा जीव है जिसकी समाधि बनी हुई है वो एक गोल्डन कली के बहाने ही वही छोटा जीव उस पौधे पर एक स्वर्णिम कली बनकर यानी एक गोल्डन कली बनकर वो लेखिका को चौंकाने के लिए आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। अब लेखिका कहती हैं, अचानक एक दिन सुबह सवेरे जब वो कमरे से बरामदे में आती हैं तो वो देखती हैं कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआछुआवल यानी कि चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना, इस तरह का खेल वो खेल रहे हैं। ये काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, यानी कि ये जो कौवे होते हैं ये भी विचित्र पक्षी होते हैं, एक अजीब पक्षी होते हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। यानी ये जो कौवे होते हैं इनका कभी आदर दिया जाता है इन्हें और कभी इनका तिरस्कार किया जाता है। समादरित मीन्स इसे विशेष आदर दिया जाता है और अनादरित मीन्स इनका तिरस्कार किया जाता है। कभी इन्हें ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और कभी इनको सम्मान नहीं दिया जाता, इनको अवमानित किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। अब लेखिका कहती हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं तो वो ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मोर के रूप में आ सकते हैं और ना ही हंस के रूप में आ सकते हैं। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं हैं वो हमसे कुछ पाने के लिए वो कौवे के रूप में ही उत्तीर्ण होते आते हैं, वो प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि जब कौवे अपने कर्कश आवाज़ में जब बोलते हैं तो इससे ये समझा जाता है कि हमारे दूरस्थ प्रियजन यानी दूर के जो रिलेटिव हैं उनके आने का संदेश है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, और दूसरी ओर हम क्या करते हैं, कौवा नाम के शब्द से ही और उनके काँव काँव करने से ही हम उन्हें तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं।
मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका यहाँ कहती हैं कि जिस तरह से वो कौवों के बारे में नॉलेज रखती हैं, उसमें अचानक ही बाधा आ पड़ी। क्यों? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, यानी गमले और दीवार के बीच में ही एक छोटे से जीव पर उनकी दृष्टि जाती है, नज़र जाती है, जो कि छिपा हुआ था। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। और जब वो नज़दीक जाती हैं तो वो क्या देखती हैं कि वहाँ पर एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो शायद घोंसले से गिर पड़ा है, और जैसे ही वो गिरा तो कौवे उन्हें खाने के लिए आ जाते हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। काकद्वय मतलब 2 कौवे, काक मीन्स कौवा, द्वय मीन्स 2, तो 2 कौवों की चोंचों के 2 घाव से, यानी 2 घाव थे उस गिलहरी के बच्चे के में, तो उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, यानी वो इतना छोटा था कि कौवे के दिए गए 2 घाव ही उसके लिए बहुत थे, और इसलिए वो निश्चेष्ट सा, यानी बिना हरकत किए ही गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो सभी ने लेखिका से कहा, महादेवी वर्मा जी से कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये छोटा सा गिलहरी का बच्चा बच नहीं सकता है, इसलिए इस गिलहरी के छोटे से बच्चे को ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेकिन सबके मना करने के बाद भी लेखिका का मन नहीं मानता है और वो उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में लेकर आती है। फिर रुई से उसका रक्त यानी खून पोंछकर उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाती हैं। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। अब फिर वो घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाने के बाद उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को वो खिलाने के लिए सोचती हैं, और इसलिए चूँकि वो गिलहरी का बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए वो रुई की पतली सी बत्ती बनाती हैं और उसे दूध से भिगोती हैं और उस छोटे से गिलहरी के बच्चे के मुंह में वो लगाती हैं, ताकि वो दूध की बूंदें उसके मुंह में जा सके। लेकिन उसका मुंह खुल न सका और जो दूध की बूंदें थी वो दोनों ओर, यानी मुंह के दोनों ओर ढुलक जाती हैं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो कई घंटे तक लेखिका उसका ट्रीटमेंट करती हैं, उसका उपचार करती हैं, और तब जाकर उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, यानी उसे पिलाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीसरे दिन वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा अच्छा हो गया और वो निश्चिंत हो गया, यानी सेटिस्फाइड हो गया, और वो लेखिका की उंगली को अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़ लेता था और अपने नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगता था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। अब जब 3-4 महीने का वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा हो गया, तो उसके स्निग्ध रोएं, यानी उसके चिकने रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, यानी आश्चर्यचकित करने लगी। वो इतना खूबसूरत हो गया था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अब लेखिका यहाँ कहती है कि उसकी जातिवाचक संज्ञा क्या है? गिलहरी है। तो अब उसने लेखिका ने गिलहरी को एक नाम दे दिया। तो हम जानते हैं किसी के भी नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर लेखिका ने उस गिलहरी का एक नाम दे दिया और उसे वो गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अब गिलहरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब उस गिलहरी का एक नाम दे दिया गया जो है गिल्लू। अब और गिल्लू क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है।
मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब लेखिका क्या करती है कि फूल रखने की एक डलिया होती है, तो उस डलिया को वो लेती हैं और रुई बिछा देती हैं उसमें और उसे तार से खिड़की पर लटका देती हैं। अब आगे वो कहती है, वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा और जो वो बनाती हैं हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर, वो जो उसके लिए रहने के लिए बनाती हैं, वही 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। अब लेखिका यहाँ कहती हैं कि जिस घर को बनाया गया था उसे रहने के लिए, जो हल्की सी डलिया थी, तो वो उसमें खुद ही उस डलिया को हिलाता था और उसमें ही वो झूलता था और अपनी कांच की जैसी आंखों से कमरे के भीतर, यानी जहाँ वो रहता था उसके भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने किसे वो देखता था और क्या समझता रहता था। लेकिन उसकी समझदारी इतनी ज़्यादा थी और वो इस तरह के काम करता था, यानी वो उसके क्रियाकलाप ऐसे थे, वो इस तरह से काम करता था कि सबको बहुत आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब लेखिका यहाँ कहती हैं कि जब भी वो लिखने बैठती थी तब वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा, जो अब उसमें पूँछ निकल गई थी, उसके रोए निकल गए थे, तो वो लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी कि लेखिका उसकी तरफ ध्यान दे, और उसके लिए उसने एक अच्छा उपाय ढूंढ निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। अब वो गिलहरी क्या करती थी, वो लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने एक उपाय खोज निकाला था, और वो क्या था, वो ये था कि वो लेखिका के पैर तक आता और फिर वो सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेज़ी से वो पर्दे से उतरता था। उसका ये दौड़ने का सिलसिला, उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। अब गिल्लू को यानी गिलहरी को लेखिका पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख देती थी और इस तरह रखती थी कि उसके जो 2 अगले पंजे होते थे और सिर होते थे, उसके अलावा उसका जितना सारा शरीर था वो लिफाफे के भीतर ही बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था, और जब लेखिका उसे लिफाफे में रख देती थी तो इस अद्भुत स्थिति में भी, वो उसी कंडीशन में भी कभी कभी क्या करता था कि वो घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा हो जाता और अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलाप देखा करता था, यानी लेखिका क्या काम करती हैं वो उन्हें देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता, और जब उसे भूख लगती थी तो वो चिक चिक करने लगता था और ऐसा लगता था जैसे वो लेखिका को ये बताना चाह रहा हो कि उसे भूख लगी है, और तब लेखिका उसे काजू देती थी और बिस्कुट देती थी, और उस काजू और बिस्कुट को मिल जाने के बाद वो उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाला पंजों से पकड़कर काजू या बिस्कुट को खाता रहता, कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी गिल्लू के जीवन का पहला स्प्रिंग सीजन आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। जो कि बसंत का मौसम आ गया था, इसलिए नीम की गंध, चमेली की गंध लेखिका के कमरे में धीरे धीरे आने लगी थी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी, और बाहर की जितनी गिलहरियां थीं वो खिड़की की जाली के पास आ जाती थीं और वो भी चिक चिक करती रहती थी, और लेखिका ये कहती हैं कि पता नहीं वो चिक चिक करके क्या कहने लगती थी।
गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब जब लेखिका ने देखा कि बहुत सारी गिलहरियाँ जाली के पास आकर चिक-चिक करती रहती हैं और गिल्लू जाली के पास ही बैठकर बहुत ही अपनेपन से उन सारी गिलहरियों को देखा करता था, बाहर झाँका करता था, तो लेखिका को लगा कि अब इसे आज़ाद करना ज़रूरी है, यानी कि वो भी बाकी गिलहरियों के साथ रहे। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब लेखिका को जब ये लगा था कि गिल्लू को आज़ाद करना ज़रूरी है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो घर बनाया था गिल्लू के लिए, उस जाली का एक कोना खोल दिया। उन्होंने उसमें से कीले निकाल दी और जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से यानी इस रास्ते से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। यानी कि जब गिल्लू बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे कि वो फ्रीडम पाकर बहुत खुश है। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब चूँकि लेखिका को एनिमल्स पालना बहुत ज़्यादा पसंद था और उनके पास बहुत सारे तरह तरह के एनिमल्स थे, तो इसलिए यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि वो जो छोटा जीव था, जो गिलहरी था, उसे घर में पले हुए कुत्ते बिल्लियों से भी बचाना ज़रूरी था और उसे बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। अब ज़रूरी कागज़ पत्रों के कारण यानी ज़रूरी कागज़ पत्रों के काम के कारण लेखिका को बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। और जैसे ही लेखिका कॉलेज से वापस लौटती हैं और जैसे ही अपना कमरा खोलती हैं, तो उन्होंने जैसे ही अपने कमरे के भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के दरवाजे से भीतर आ जाता है वो, और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक वो दौड़ लगाने लगता है। तब से ये नित्य का कर्म हो गया, यानी फिर ये गिल्लू ऐसा रोज़ करने लगा। आगे लिखा है, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। अब जैसे ही लेखिका कमरे से बाहर जाती तो गिल्लू भी क्या करता कि वो भी खिड़की की खुली जाली के रास्ते से बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड के साथ रहता था और उसका नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। और जब ठीक 4 बजता था तो वो खिड़की के रास्ते से ही भीतर आ जाता था और अपने झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। अब गिलहरी क्या करता था कि वो लेखिका को हमेशा चौंकाया करता था और इसके लिए वो क्या करता था कि कभी वो फूलदान के फूलों में छिप जाया करता था, कभी पर्दे में जो चुन्नट होती है उसमें छुप जाया करता था और कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाया करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहती है कि मेरे पास तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारी पक्षी भी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, लेकिन उनमें से किसी भी पशु पक्षी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा तो उनको याद ही नहीं है। यानी ऐसा कोई पशु पक्षी उनकी थाली में नहीं खाता, खाने की हिम्मत नहीं करता। गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी गिल्लू इसके ऑपोजिट था। ऐसी मर्यादा को वो नहीं मानता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। अब गिल्लू क्या करता था, जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती थी, वो खिड़की से निकल आता था और आंगन की दीवार, बरामदा पार करते हुए वो मेज पर पहुंच जाता था
और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता था और साथ में खाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अब लेखिका ने बहुत ही मुश्किल से उसे ये ट्रेनिंग दी थी कि वो थाली के पास बैठ जाया करता था और फिर वो लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाता और बहुत ही सफाई से वो उन चावलों को खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, यानी काजू उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। और जब गिलहरी को काजू नहीं मिलता था तो वो दूसरे खाने की चीज़ों को या तो लेना ही बंद कर देता था, खाता ही नहीं था, या फिर झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अब लेखिका कहती हैं कि उसी बीच लेखिका का एक्सीडेंट होता है और फिर वो कुछ दिन अस्पताल में रहती हैं। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। अब लेखिका क्या कहती हैं कि चूँकि वो अस्पताल में उनको रहना पड़ा था, तो उन्हीं दिनों जब कोई भी उनके कमरे का दरवाज़ा खोलता था तो गिल्लू क्या करता था कि अपने झूले से उतर जाता और दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर वो तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता था, क्योंकि लेखिका को वो जब नहीं देखता था तो वो वापस घोंसले में चला जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। और जब लेखिका हॉस्पिटल से वापस अपने घर आती हैं और उसके झूले की सफाई करती हैं तो वो क्या देखती हैं कि उसमें बहुत सारे काजू भरे हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि वो उन दिनों में, यानी जब लेखिका अस्पताल में थी, तो उसका प्रिय भोजन काजू जो था वो कितना कम खाता होगा, क्योंकि वो लेखिका को अपने पास नहीं देखता था, इसलिए वो काजू को कम खाता था। और जैसे ही लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें बहुत सारे काजू भरे मिले थे। मेरी अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अब लेखिका कहती है कि जब वो अस्वस्थ थी तो गिलहरी उनके तकिए के सिरहाने के पास बैठ जाया करता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से ही लेखिका के सिर को सहलाता रहता था, उनके बालों को इतने धीरे धीरे से सहलाता था कि जब वो हट जाता था तो लेखिका को ऐसा लगता था जैसे कोई अपना हटने जैसा है, यानी कोई अपना वहाँ से हटता है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अब लेखिका कहती है कि जब गर्मियों का मौसम हुआ करता था तो जब लेखिका दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था और ना ही वो अपने झूले में बैठा करता था। वो लेखिका के सामने ही रहता था। उनके निकट रहने के लिए और गर्मी से बचने के लिए गिल्लू ने एक नया उपाय खोज निकाला था और वो ये था कि गिलहरी उनके पास रखी सुराही पर ही लेट जाता था और इस तरह से वो लेखिका के नज़दीक भी रहता और उसे ठंडक भी मिलती रहती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। चूँकि गिलहरियों की जो एज होती है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होती है। अब गिल्लू का एज 2 साल हो गया था और उसके जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने कुछ खाया नहीं था और ना वो बाहर गया था। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। अब जब रात होती है तो रात के अंत की यातना में भी रात में, यानी कि वो उसका जब अंत था, वो जब मरने वाला था, तो उस रात में भी वो अपने झूले से उतर आता है और लेखिका के बिस्तर पर आ जाता है और अपने ठंडे ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक जाता है जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। यानी कि अपने जब वो छोटा था और कौवों ने उसे मारकर घायल कर दिया था और लेखिका जब उसे अपने साथ लेकर के आई थी तो
वो जिस स्थिति में था, मरणासन स्थिति में था, यानी मरने के जब कगार पर था, तो उस वक्त जब लेखिका ने उसका ट्रीटमेंट किया था, उस वक्त गिलहरी उनके जिस उंगली को उसने पकड़ा था, वो आज उसने वही उंगली पकड़ी थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। अब उसके पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि लेखिका जागती हैं, फिर उसे हीटर जलाती हैं और फिर उसे उष्णता यानी गर्मी देने की कोशिश करती हैं। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह की प्रथम किरण आई, उसके स्पर्श के साथ ही यानी सूरज की पहली किरण के छूते ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी वो किसी और दुनिया में चला गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। अब वो जिस झूला में रहता था उसके झूले को उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई, जिसे एक मार्ग के तौर पर बनाया गया था ताकि वो बाकी गिलहरियों के साथ जाकर उछल कूद कर सके। तो उस जाली को भी बंद कर दिया गया है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है। लेकिन गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है, यानी जो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो भी चिकचिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। और सोन जूही का जो पौधा है, जहाँ पर वो छुप जाया करता था गिल्लू, तो उस सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है, यानी जैसे ही स्प्रिंग सीजन आती है उस पर फूल खिलते ही रहते हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, यानी सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को दफनाया गया है, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी और इसलिए वहाँ उसे समाधि दी गई थी, उसे दफनाया गया था, क्योंकि वो लता, सोन जूही का लता, उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने के विश्वास मुझे संतोष देता है। और शायद इसलिए लेखिका ने उसकी समाधि वहीं बनाई थी कि वो जो छोटा सा शरीर था, यानी उसका जो छोटा शरीर था, किसी वासंती दिन यानी किसी न किसी स्प्रिंग सीजन में जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का, यानी जूही के एक पीले से छोटे फूल में खिल जाने का यकीन लेखिका को है और यही उन्हें सेटिस्फाइड करता है, यही उन्हें संतोष देता है। लेखिका को ये विश्वास है कि गिल्लू एक जूही के पीले छोटे फूल में ज़रूर खिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है और पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।